आज का डीप डाइव हिंदी के दो बहुत छोटे मगर बहुत जरूरी चिन्हों पर है। हाँ, अनुस्वार और अनुनासिक, बिंदु और चंद्र बिंदु। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो इसे समझाने का एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका बताती है। एक कहानी, ध्वनि लोक की कहानी। सही। जहां ये दोनों मतलब बिंदु और चंद्र बिंदु अपने अपने किरदारों में है। हाँ। तो आज का मिशन यही है कि इन दोनों के बीच का जो कन्फ्यूजन है ना, उसे इस कहानी से एकदम साफ किया जाए। हाँ, और ये कहानी सिर्फ मतलब व्याकरण रटने के लिए नहीं है। ये चिन्ह असल में हिंदी के उच्चारण की कह सकते हैं आत्मा है। आत्मा है, सही कहा। श्रोत इन्हें अयोगवाह कहता है। अयोगवाह? हाँ, अयोगवाह। यानी ये ध्वनियां न तो पूरी तरह स्वर है न ही व्यंजन। ये तो स्वरों और व्यंजनों के सहारे चलती हैं, भाषा को उसकी लय, उसकी स्पष्टता देती हैं। अच्छा, तो चलिए फिर ध्वनि लोक में चलते हैं। कहानी में एक राजा है, वो है शक्तिशाली अनुस्वार, बिंदु, दु। हाँ, इसका प्रतीक है एक बिंदु। और आवाज थोड़ी सख्त है, दमदार। और खास बात यह है कि ये आवाज सिर्फ नाक से आती है। सिर्फ नाक से? अच्छा। जैसे हम कोशिश कर सकते हैं मुंह बंद करके जैसी आवाज, कुछ वैसी? बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही। और सामग्री बताती है कि ये राजा अनुस्वार जो है वो अक्सर अपने 5 खास मंत्री है ना, पंचम वर्ण। हाँ, पंचम वर्ण, न, य, न, म। सही। तो ये अक्सर उनकी जगह पे काम करता है। जैसे पुराने जमाने में लिखते थे गंगा, अब राजा अनुस्वार ने मतलब बिंदु ने उसकी जगह ले ली और शब्द बन गया गंगा। अच्छा, ये मानक रूप हो गया। हाँ, ये बदलाव लिखने में आसानी के लिए श्याम सुंदर दास जी ने सुझाया था 1935 के आसपास। तो ये बिंदु म अक्सर इन 5 आवाजों में से किसी एक को ही दिखाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। ये राजा मतलब बिंदु हमेशा मंत्री की जगह नहीं लेता है ना? नहीं, हमेशा नहीं। अगर 2 मंत्री एक साथ आ जाएं, जैसे अन्न में, हाँ, न और न, या सम्मेलन में म और म, बिल्कुल, या फिर किसी मंत्री के ठीक बाद य, र, ल, व, ख जैसे खास सहायक आ जाएं, जैसे पुण्य में ड़ के बाद य या अन्य में न के बाद य, तो क्या होता है? तो फिर मंत्री अपना आधा रूप लेकर खुद ही मौजूद रहते हैं। राजा यानी बिंदु उनकी जगह नहीं लेता, वो पंचम वर्ण ही लिखा जाता है आधे रूप में। अच्छा, ये ध्यान रखना होगा। हाँ, ये जरूरी है। और एक और बात, कुछ शब्दों में जैसे संयम या संसार, यहाँ जो बिंदु है वो किसी मंत्री की जगह नहीं ले रहा। तो फिर यहाँ वो अपनी स्वतंत्र मौलिक नासिक्य ध्वनि में है। मतलब यहाँ वो किसी का प्रतिनिधि नहीं, खुद राजा है अपनी असली आवाज के साथ। वाह, ये तो दिलचस्प है। तो ये था राजा अनुस्वार। अब मिलते हैं ध्वनि लोक की रानी से। रानी अनुनासिक। हाँ, प्यारी सौम्य अनुनासिक, चंद्र बिंदु। बिल्कुल, चांद जैसा निशान। इसकी आवाज कोमल है और ये मुंह और नाक दोनों से निकलती है। हाँ, एक साथ, मुंह और नाक दोनों से। स्रोत इसे कहता है स्वर का गुण। मतलब ये जिस स्वर के साथ लगती है ना, उसे थोड़ा नासिक्य बना देती है। जैसे चांद, हंसी, गांव, इनमें वो आ वाली आवाज। एकदम सही। और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। स्रोत इस पर काफी जोर देता है। किस बात पर? कि जब रानी अनुनासिक किसी ऐसे अक्षर पर लगती है जिसकी मात्रा शिरोरेखा के ऊपर जाती है। शिरोरेखा मतलब अक्षर के ऊपर वाली लाइन? हाँ, तो जैसे ए की मात्रा में, ए की मात्रा है, ओ की मात्रा गोद, चौंकना, इन सब में मात्रा ऊपर जाती है ना? हाँ, जाती है। तो ऐसी स्थिति में लिखने में जगह बचाने के लिए रानी अपना चंद्रबिंदु वाला रूप छोड़ देती है और राजा की तरह सिर्फ एक बिंदु के रूप में दिखती है। क्या मतलब दिखती राजा की तरह है पर होती रानी है? ये कैसे? बिल्कुल यही सबसे जरूरी बात है समझने की। लिखने में आपको भले बिंदु दिखे पर आवाज रानी अनुनासिक वाली ही रहेगी। अच्छा। शब्द है, लिखते बिंदु पर बोलते हुए आवाज नाक और मुंह दोनों से आती है, मैं। हाँ, ये तो है। तो ये सिर्फ लिखने की एक सुविधा है, समझिए, उच्चारण का नियम नहीं बदला है। रानी ने बस जगह की कमी की वजह से अपना रूप बदला है, स्वभाव नहीं। तो फिर राजा यौन और रानी में असली फर्क क्या हुआ? अगर रानी भी कभी कभी राजा जैसी दिखती है तो पहचाने कैसे?
हाँ, तो स्रोत के अनुसार असली पहचाने उनकी आवाज के निकलने की जगह। अच्छा। राजा अनुस्वार की हवा सिर्फ नाक से निकलती है, ज्यादातर व्यंजन जैसी। ठीक है। और रानी अनुनासिक की हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है। वो स्वर का नासिक के गुण है। तो मतलब बोलकर देखना पड़ेगा हवा कहाँ से आ रही है। बिल्कुल, खुद बोलकर देखिए। जैसे कंगन, इसमें अंग की ध्वनि सिर्फ नाक से, और कांगन, इसमें आ की ध्वनि मुंह और नाक दोनों से। हाँ, कंगन कांगन फर्क है। बस हवा के प्रवाह को महसूस करना ही इन्हें पहचानने की कुंजी है। स्रोत में कुछ आम गलतियां भी बताई हैं, जैसे लोग हंसमुख को हंसमुख लिख देते हैं। हाँ, जबकि हंसने में आवाज मुंह और नाक दोनों से आती है, तो हंसमुख गाना सही है। हंसमुख ना का मतलब तो हंस पक्षी जैसा मुख वाला हो जाएगा, जहां सिर्फ नाक से आवाज है। अच्छा, और कंचन सही है पर कांचन गलत। हाँ, क्योंकि कंचन में बिंदु न्य की जगह आया है कंचन, जो नासिक्य है। कांचन में आ ध्वनि नहीं है। उपाय यही है कि सही उच्चारण का अभ्यास करें और नियमों को समझें, खासकर वो शिरोरेखा वाला नियम। ये समझना कि बिंदु कब राजा है और कब भेष बदली हुई रानी, यही इस गुत्थी को सुलझाता है। तो ठीक है, संक्षेप में कहूं तो इस डीप डाइव का सार ये है। राजा अनुस्वार मतलब आवाज सिर्फ नाक से, ज्यादातर पंचम वर्ण का बदला हुआ रूप, और रानी अनुनासिक मतलब आवाज मुंह और नाक दोनों से। ये स्वर का गुण है, भले ही शिरोरेखा के ऊपर कभी कभी राजा यानी बिंदु का भेष धर लें। सही। और इस कहानी को, इस फर्क को अगर हम समझ जाएं, तो हमारी हिंदी न सिर्फ ज्यादा शुद्ध होगी, बल्कि उसके बोलने और सुनने में एक अलग ही खूबसूरती आएगी, एक स्पष्टता आएगी। हाँ, ये नियमों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये भाषा की ध्वनि को महसूस करना है। तो जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जब लिखने की सुविधा या कह लें मानकीकरण ध्वनि के एकदम सटीक प्रतिनिधित्व पर भारी पड़ जाता है, जैसा कि शिरोरेखा के ऊपर अनुनासिक को अनुस्वार की तरह लिखने में हुआ, तो ये भाषा के विकास के बारे में क्या बताता है? उसकी सरलता और उसकी जटिलता के बीच के संतुलन के बारे में क्या कहता है? इस पर सोचिएगा।